चलिए, कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग न्यू चैप्टर करते हैं प्लेन। समतल क्या होता है, प्लेन क्या होता है, समतल क्या होता है, ये चीज हमको डिस्कस करना है। अगर आपको प्लेन के बारे में अगर चर्चा करें तो समतल क्या होता है, कोई भी दो बिंदु है, कोई भी सरफेस लिया, कोई भी तल लिया हमारा, अगर दो बिंदु को मिलाए हैं तो उसके बीच में आने वाले सारे बिंदु अगर उसी तल पे वो समतल होगा, अदरवाइज वो समतल नहीं होगा हमारा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है हमारा, इसके डिफरेंट फॉर्म पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, नॉर्मल normal form of the equation, normal form of the plane is lx plus my plus nz is equal to p, where L and n are direction cosines of normal to the plane, and P is length of perpendicular from origin to the plane। मतलब क्या होगा कि इसको हिंदी क्या कहते हैं, अभिलंब रूप कहते हैं। तो अभिलंब रूप में तल का जो समीकरण होता है x plus my plus nz is equal to p होता है। यहाँ ln n जो है वो क्या है, प्लेन के नॉर्मल मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर से, ये प्लेन है, इस मार्कर इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है हमारा। और p क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन, मूल बिंदु से तल पर डाले गए लंब की लंबाई जो है क्या p के बराबर है हमारा। जैसे अगर बात करें ये आपका हो गया x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस हो गया हमारा। ये कोई प्लेन है ABC हमारा। अब O से P पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, Q इस पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारा। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP इज क्या है, OPR LMN। और इस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है OP का लेंथ जो है वो कितना है, P के बराबर है हमारा। तो हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस हो और उसका लेंथ r हो तो OP का लेंथ r हो तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, LR MR और NR हो जाएगा। ये कांसेप्ट हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में पढ़ा था। यहाँ अगर हम P की बात करें तो P क्या हो जाएगा, LP MP NP, ये हो जाएगा। तो ये P का कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये बताइए, मान लिया Q का कोऑर्डिनेट, Q जो है हमारा x y z, Q जो है हमारा क्या है, x y z, और OP कैप हमारा क्या हो जाएगा, LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NJ कैप। किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस अगर LN हो तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या दिया जाता है, LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। ये बताइए P भी ABC प्लेन में ही है और Q भी ABC प्लेन में ही है हमारा। OP क्या है, प्लेन पे परपेंडिकुलर, OP क्या है, प्लेन पे परपेंडिकुलर, OP is perpendicular
टू द प्लेन ए बी सी। तो प्लेन में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि OP जो है वो परपेंडिकुलर टू PQ होगा। दैट मींस OP कैप इज आल्सो परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि P भी इसी प्लेन पे है, Q भी इसी प्लेन पे है, तो PQ लाइन भी तो इसी तल का होगा। और कोई भी लाइन अगर प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया तो प्लेन में जितने भी लाइन होंगे वो सब पे परपेंडिकुलर होगा। तो OP तो पूरा प्लेन ABC में ही परपेंडिकुलर है, तो ABC पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, PQ लाइन अगर इस पे है तो PQ पर भी OP परपेंडिकुलर होगा, और अगर OP पे परपेंडिकुलर है इसका मतलब OP कैप भी जो होगा वो PQ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब यहाँ तो परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या, इसलिए OP कैप और वेक्टर PQ इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसके डॉट प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब OP कैप क्या था आपका, Li कैप प्लस Mj कैप प्लस Nk कैप था, और PQ हमारा क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट्स LP MP LP है, x y z है Q का, तो x माइनस LP I कैप y माइनस MP j कैप और प्लस z माइनस MP k कैप इज इक्वल टू क्या, 0। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या, I j k की कोएफिशिएंट को बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो Lx प्लस M L into x minus LP प्लस M into y minus MP और प्लस N into z minus MP is equal to 0। यहाँ से आ जाएगा Lx प्लस My प्लस Nz, L स्क्वायर भी उधर जाकर के माइनस में, तो P कॉमन ले लेंगे तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और LM चूंकि डायरेक्शन कोसाइंस है हमारा, तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P, यही क्या हो गया हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया, जिसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो LMN है, और जिस प्लेन पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ जो है वो कितने के बराबर है, P के बराबर है। ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। जनरल इक्वेशन, दूसरा क्या है, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन is given by ax plus by plus cz plus d is equal to 0, where a b c are direction ratios of normal to the plane and d is any constant, मतलब क्या है, यदि प्लेन के मतलब x y z के फॉर्म में 1 डिग्री का कोई भी इक्वेशन एक प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। x y z के घात में क्या होगा, किसी भी x y z के घात में 1 डिग्री का, x y z के टर्म में 1 डिग्री का कोई भी इक्वेशन, एक घात का कोई भी समीकरण क्या कहलाता है, तल का समीकरण। ये नया क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन जैसा है, जैसे 2x + 3y - 1 = 0 कर दे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन 3D में वही क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा हमारा। तो 1 डिग्री का इक्वेशन 2D में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता था, 3D में 1 डिग्री का कोई भी इक्वेशन है तो क्या करेगा, प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है हमारा। ये हमारा इसका क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म कहलाता है। अब अगर जनरल फॉर्म को हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करके नॉर्मल फॉर्म में लाना है। जनरल फॉर्म को अगर ट्रांसफॉर्म करके नॉर्मल फॉर्म में आपको लाना है, तो यहाँ ABC डायरेक्शन रेशियोज का, और नॉर्मल फॉर्म में क्या था हमारा, Lx + My + Nz हमारा, तो वहां LMN क्या था, डायरेक्शन कोसाइंस था। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तो कैसे करते हैं आप,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ general form into नॉर्मल जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना। तो जनरल फॉर्म क्या था, ax plus by plus cz plus d is equal to 0 हमारा, और इसको बदलना क्या है, lx plus ny plus nz plus d is equal to 0। तो ax plus b a b c अगर डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन कोसाइन से बदलने का तरीका क्या था आपका कि a b c को आप रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, a अपॉन डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x, b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर y, c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z इज इक्वल टू माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हमारा ये l हो गया, ये m हो गया, ये n हो जाएगा और ये p हो जाएगा। बस p क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि p क्या था हमारा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आता है। इसमें दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, अगर l हमारा d क्या हो लेस देन 0, तो अगर d का वैल्यू जैसे हमने -2 ली है, यहाँ d की वैल्यू -2 लेंगे तो -2 +2 हो जाएगा। रूट कभी नेगेटिव होता नहीं है आपका, ये तो हमेशा प्लस में ही रहेगा ना। तो उस केस में x का कोएफिशिएंट l हमारा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और p हमारा क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और केस 2 में अगर d ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 तो माइनस d नेगेटिव आएगा, ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा, और 0 से कम कभी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता नहीं है। इधर वाले को पॉजिटिव बनाना होता है, धनात्मक बनाना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इज इक्वल टू माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n इज इक्वल टू माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और d इज इक्वल टू p इज इक्वल टू d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इतना होता है, लेकिन इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है क्या कि कांस्टेंट टर्म को दाहिने साइड लेकर के चले जाना है, और उसको x y z के कोएफिशिएंट को गुणांक को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, उसका रूट ले लेंगे और उससे दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। अगर दाहिनी ओर वाला प्लस है तो दिक्कत ही नहीं है, x y z का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वही ln में हो जाएगा। लेकिन अगर दाहिने साइड वाला नेगेटिव है तो पहले दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसके बाद ln एंड डिसाइड होता है कि क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें 2x minus 3y plus z minus 2 बराबर 0, और 2x minus 3y plus z बराबर 2 हो जाएगा। इसको हम क्या करें, 4 9 4 13 1 14, 2y रूट 14x minus 2y रूट 14y plus 1y रूट 14z is equal to 2y रूट 14। तो दाहिनी ओर वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो l हमारा क्या हो गया 2y रूट 14, m हमारा क्या हो गया माइनस 3y रूट 14, और n हमारा क्या हो गया 1y रूट 14, और p क्या हो जाएगा हमारा 2y रूट
14 हो जाएगा। लेकिन यही कहता है x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ बदलते तो x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 5 आता, 2 दूना 4, 4 1 5 1 6, तो 1 अपॉन रूट 6x 2 अपॉन रूट 6y 1 अपॉन रूट 6z माइनस 5 बाय रूट 6। यहाँ दाहिनी ओर वाला जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो नहीं सकता। तो पहले दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, 6x माइनस 2 बाय रूट 6y माइनस 1 बाय रूट 6z इज इक्वल टू 5 बाय रूट 6। अब कोई दिक्कत नहीं है, दाहिनी ओर वाला प्लस आ गया है हमारा, तो l क्या हो गया माइनस 1 बाय रूट 6, n क्या हो गया माइनस 2 बाय रूट 6, n क्या हो गया फिर माइनस 1 बाय रूट 6, और p क्या हो जाएगा 5 बाय रूट 6। मतलब ln n लेने से पहले ये जरूर देख लेंगे कि दाहिनी ओर वाला नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो बात ही नहीं है, x y z का कोएफिशिएंट ले लेंगे ln, लेकिन अगर नेगेटिव है तो पहले दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके राइट साइड वाले को पॉजिटिव बना लिया जाता है, उसके बाद x y z के कोएफिशिएंट को हम ln n लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ये कौन सा फॉर्म था, जनरल। डायरेक्शन रेशियोज पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज एंड पॉइंट, ये क्या है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through x1 y1 z1 and direction ratios of normal to the plane ABC is given by a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 बराबर। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिससे कि प्लेन पास कर रहा हो और साथ ही साथ उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो भी दिया है और पॉइंट भी दिया है, तब इस केस में हम इस फार्मूले की मदद से प्लेन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। फिर इंटरसेप्ट अंतःखंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःखंड रूप कहा जाता है हमारा। तो if A B C are x y and z intercept of a plane respectively an equation of plane is x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। मतलब क्या, अगर ये हमारा x y z एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, ये कोई प्लेन है हमारा ABC, इसको a, 0 0 है, ये 0, b 0 है और ये 0 0 c। मतलब अगर प्लेन x एक्सिस को a 0 0 पे कट कर रहा, y एक्सिस को 0 b 0 पे कट कर रहा और z एक्सिस पे 0 0 c पे कट कर रहा, उस प्लेन का इक्वेशन क्या दिया जाता है, x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 हो जाता है हमारा। इसको हम क्या फॉर्म करते हैं, इंटरसेप्ट, क्योंकि x एक्सिस को जहां पे प्लेन काटता है
उस इंटरसेक्शन पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ही उस प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। वाई वाले को क्या कहेंगे, वाई एक्सिस को जहां पे काटेगा वहां उस इंटरसेक्शन पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे, वाई इंटरसेप्ट प्लेन का कहेंगे। और कोई भी प्लेन जेड एक्सिस को जहां पर काटेगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट के हम जेड कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, उस प्लेन का जेड इंटरसेप्ट कहते हैं। तो अगर जनरल फॉर्म में दिया है तो किसी भी लाइन का अगर एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट किसी भी प्लेन का निकालना है तो बस कुछ मत करिए आप, इक्वेशन में वाई जेड जीरो कर देने से जो एक्स का वैल्यू आएगा वही एक्स इंटरसेप्ट आएगा, एक्स और जेड जीरो करने पे जो वाई का वैल्यू आएगा वही वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, और जो एक्स वाई जीरो करने पे जो जेड का जो वैल्यू आएगा वही उसका जेड इंटरसेप्ट हो जाएगा। मतलब अगर इक्वेशन ax plus by plus cz plus d is equal to 0 for x intercept, put y0 and z0, y z0 करेंगे तो ax plus d बराबर 0, x बराबर माइनस dy a, यही क्या हो जाएगा हमारा x इंटरसेप्ट हो जाएगा। उसी तरह से और y इंटरसेप्ट अगर बताना है हमें तो पुट y x0 और z0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x z0 करेंगे तो by प्लस d बराबर 0, तो y बराबर कितना माइनस dy b, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। और फॉर z इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0 and y is equal to 0, that means ax cy z plus d बराबर 0, तो z बराबर माइनस dy c, यही क्या हो गया हमारा z इंटरसेप्ट हो गया। मतलब कुछ 2 सेकंड का काम होता है, x y z 0 करने पे जो x का वैल्यू आया x इंटरसेप्ट, x z 0 करने पे जो y का वैल्यू आया वो y इंटरसेप्ट, और x y 0 करने पे जो z का वैल्यू आएगा वही उसका z इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा। जैसे हम बात करें ये 2x minus 3y plus 5z minus 7 बराबर 0। तो अगर हम x 0 कर दें, y 0 कर दें और z 0 कर दें, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 7, x बराबर 7 बाई, ये क्या हो गया हमारा x इंटरसेप्ट हो जाएगा, x इंटरसेप्ट। y x 0 कर दें और z 0 कर दें तो माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, y बराबर माइनस 7/3, यही क्या हो गया इस प्लेन का y इंटरसेप्ट हो जाएगा। और x 0 कर दें, y 0 करने पर क्या मिल जाएगा 5z माइनस 7 बराबर 0, z बराबर क्या हो जाएगा 7/5, यही इसका क्या हो गया जेड इंटरसेप्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आसानी से इन चीजों को समझ गए होंगे। वेक्टर ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through point A whose position vector is vector A and perpendicular to vector N is given by vector r dot vector n is equal to d, where d is a constant,
कैसे अगर बात करें, ये मान लिया हमने प्लेन का इक्वेशन लिया, ये मान लिया कोई प्लेन है हमारा, ये कोई, अब इस पे ये परपेंडिकुलर है हमारा वेक्टर n, और ये वेक्टर a से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर a। लेट p इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, p हमने कोई अपने मन से पॉइंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर r है हमारा। तो p अगर अपने से मन से कोई पॉइंट लिया तो ये, इससे ही क्या होगा हमारा वेक्टर n is perpendicular to plane, so it is also perpendicular to vector a। अगर पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्लेन पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ कि प्लेन में जितने भी लाइन होंगे वो सब पे परपेंडिकुलर होगा हमारा। तो कुल मिला के क्या, दैट मींस n cap डॉट या वेक्टर n वेक्टर ab इज इक्वल टू, तो वेक्टर n ab हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू 0, मतलब वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। अब वेक्टर a भी दिया गया वेक्टर है, वेक्टर n भी दिया गया वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कुछ ना कुछ स्केलर ही तो होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कुछ ना कुछ स्केलर ही होगा। तो दो a डॉट n को यहाँ क्या ले दिया गया है, d ले दिया गया है, मतलब क्या हो गया, वेक्टर r डॉट n इज इक्वल टू d, वेयर d इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n ही है और कुछ नहीं है हमारा। जैसे कह दिया आपका क्या क्वेश्चन से क्या समझेंगे इसको, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 2i cap minus 3j cap plus 5k and perpendicular to 3i cap minus 5j cap plus 2k cap हमारा ये चीज हो गया। तो अब अगर इसको हो गया तो आंसर कैसे हो जाएगा, यहाँ वेक्टर इस पॉइंट इस वेक्टर से पास कर रहा है, तो वेक्टर ए हमारा क्या हो गया फार्मूले के हिसाब से 2i माइनस 3j प्लस 5k हो जाएगा, और वेक्टर n क्या दिया है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप दिया है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था, प्लेन का फार्मूला क्या था, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n, मतलब क्या वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5 प्लस 2k, यानी कि क्या हो जाएगा वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप 2 दूना 3 दूना 6 प्लस 15 प्लस 10, मतलब वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप 15 6 21 10 21। यही हमारा क्या हो गया इस प्लेन का इक्वेशन, जो कि इस पॉइंट वेक्टर से पास कर रहा है और इस वेक्टर के क्या है आपके परपेंडिकुलर है हमारा, ये हमारा प्लेन का इक्वेशन। अब क्या होगा, तो हर जितना भी प्लेन में आप फार्मूला पढ़ोगे वो x y z के फॉर्म में अगर चीजें दी गई हैं तो वो कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है, कार्तीय रूप कहलाता है, और वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है हमारा, तो सवाल वेक्टर के फॉर्म में भी दिया जा सकता है और कार्टेशियन फॉर्म मतलब x y z के फॉर्म में भी दिया जा सकता है आपका। तो दोनों फॉर्म में अगर दिया हुआ है हमारा, तो फिर हर फार्मूला जितने भी आगे फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे वो वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा जाता है और कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़ा जाता है। तो हर चीज के लिए दोनों फार्मूला अगर याद हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है।
क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। ऐसे हर सवाल वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व होगा और कार्टेशियन फॉर्म में भी सॉल्व होता है हमारा। तो उसके लिए क्या है, मान लीजिए दोनों फार्मूला याद ना हो, एक भी फार्मूला याद है तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना आना चाहिए। मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदला जाता है, और कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे बदला जाता है। ये काम मुश्किल 2 सेकंड का होता है, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं होता है हमारा। तो कैसे करेंगे इसको, ये देखिए। अभी हम लोगों ने देखा ये वेक्टर इक्वेशन था, वेक्टर r और 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 30। तो बस खाली कुछ मत कीजिए, पुट वेक्टर r इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस z। 3D में अपने मन से किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेना है तो वेक्टर r लेते हैं, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट, किसी ऐच्छिक बिंदु का निर्देशांक लेना होता है, कोऑर्डिनेट लेना होता है तो x y z लेते हैं। मतलब तो यहाँ वेक्टर r का मतलब क्या हो गया, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप हो गया। तो बस इक्वेशन में वेक्टर r की जगह इसको रख दीजिए, आ जाएगा हमारा। ये क्या मिल जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 30, यानी कि 3x माइनस 5y प्लस 2z 31 इधर लेके चले गए। ये बताइए ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में था, इसी का ये क्या सर ये वेक्टर फॉर्म में था, इसी का क्या हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ये हो गया हमारा। और भी एग्जांपल देखें, यहाँ पे गौर से देखें केवल क्या किया गया है, i वाले वेक्टर n के i कैप के कोएफिशिएंट को x का बना दिया गया है, j के साथ जो गुणा है उसको y के साथ कर दिया है, k के साथ जो गुणा है उसको z के साथ कर दिया। बाकी इधर था तो प्लस 31 था, इधर आ गया तो माइनस 31 आ गया। जैसे हम दूसरा भी अगर देख सकते हैं, वेक्टर r वेक्टर फॉर्म है हमारा, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, ये हमारा वेक्टर r डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 2। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म जो सिंपली हो जाएगा i वाले को x का 3x प्लस 2y प्लस z, इधर है तो प्लस 2 इधर है तो माइनस 2 आ गया फॉर्म में हमारा। अब अगर उल्टा कहते हैं, कार्टेशियन लिया है, कार्टेशियन फॉर्म दिया है हमारा 5x माइनस 2y प्लस 7 प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर फॉर्म जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वेक्टर r डॉट 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 3। यहाँ हमने कार्टेशियन को वेक्टर को कार्टेशियन में बदला, यहाँ कार्टेशियन को हमने क्या वेक्टर में बदल दिया है। मतलब वेक्टर फॉर्म में जो वेक्टर n है, r के साथ जो वेक्टर डॉट रहे उसके i के कोएफिशिएंट को x का बना देना, j के कोएफिशिएंट को y का कोएफिशिएंट बना देना, k के कोएफिशिएंट को z का कोएफिशिएंट बना देना है। तो कांस्टेंट टर्म जैसा वैसा लिखा रहने दीजिए, तो कार्टेशियन फॉर्म बन गया। कार्टेशियन को वेक्टर में बनाना है तो r डॉट n लिखते थे, तो x के कोएफिशिएंट को वेक्टर n के i का कोएफिशिएंट बना देना, y के कोएफिशिएंट को वेक्टर n के j कैप का कोएफिशिएंट बना देना, z के कोएफिशिएंट को वेक्टर k कैप का कोएफिशिएंट बना देना। कांस्टेंट टर्म जैसा लिखा है वैसे ही लिख रहे थे। अगर साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज कर दीजिएगा। ये हमारा कार्टेशियन से वेक्टर में, यहाँ वेक्टर से कार्टेशियन बदल गया। तो बमुश्किल 2 सेकंड का काम होता है, उससे ज्यादा का समय आपका इसमें नहीं लगना होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन जो है वो करते हैं, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे और इसके कुछ इक्वेशंस और स्पेशल केसेस है वो कैसे होते हैं, और बाकी दो प्लेन के बीच एंगल वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे।